बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पर। कि हमने कहा जनाब अगर एक प्रॉपर्टी के को ऑनर्स हैं दो या दो से ज़्यादा, तो जो रेंट होगा वो शेयर करेंगे बिफोर पेइंग एनी टैक्स, और हर बंदा अपने अपने हिस्से पर खुद टैक्स पे करेगा। यानी हम को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को एओपी कंसीडर नहीं करते कि जो भी रेंट हो वो कलेक्टिवली टैक्स हो जाए बतौर एओपी, और उसके बाद शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो किसमें, मेंबर्स ऑफ एओपी में। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो क्या दो लोग पार्टनरशिप करते हैं प्रॉपर्टी का रेंट अर्न करने के लिए, क्या हम उसको एओपी मानेंगे? जवाब नो, क्योंकि एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, तो ये फर्म नहीं है। अच्छा, दो बंदे पार्टनरशिप करते हैं बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देने के लिए, तो क्या ये एओपी है? जवाब ये भी एओपी नहीं है। और ये भी सेपरेटली दोनों इंडिविजुअल पर्सन या दो से ज्यादा जो भी लोग होंगे उनके हाथों में क्या होगा? टैक्स होगा। ठीक है। तो इसके बाद एक और तीसरी एग्जांपल है, दो बंदे ज्वाइंटली क्या करते हैं? शेयर ओन करते हैं। एक शेयर के दो ऑनर्स हैं, हो सकते हैं ज्वाइंट ऑनर हो, तो अगर वो अपना अपना शेयर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उनके परसेंटेज के साथ जो गेन होगा उनके अपने अपने पास जाके अलग अलग टैक्स होगा। मतलब बतौर ज्वाइंट ऑनर उनको उस पर टैक्स पे नहीं करना, सेपरेट अपने अपने गेन वाले हिस्से पर क्या करें? वो टैक्स पे करें। इन तमाम बातों को आपको मद्देनजर रखना है। तो अब यहाँ पर जो बात दिखी हुई है उसको जरा रीड कर लें और समझ लें कि सिचुएशन आपको क्या दी हुई है। ठीक है जी। अब लिखा हुआ क्या है? को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट कंसीडर्ड एज व्हाट? एओपी फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? रेंटल इनकम। यानी अगर आप रेंटल इनकम अर्न करने के लिए को ऑनरशिप करते हैं तो वो को ऑनरशिप जो है वो एओपी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। एंड देयरफॉर रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एज सेपरेट टैक्स एंटिटी। मतलब जो रेंट का शेयर होगा वो हर बंदे के हिस्से में आ जाएगा और वो खुद उस पर टैक्स पे करेगा। शेयर ऑफ टैक्सेबल रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच को ऑनर। तो बिफोर टैक्स जो हिस्सा होगा वो हिस्सा ईच को ऑनर के पास चला जाएगा और वो उस पर टैक्स पे करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको, इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। ये चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो आपने बुलेवर्ड मॉल देखा है? बुलेवर्ड मॉल, बताइए बेटा, बुलेवर्ड मॉल देखा है? देखा भी होगा, सुना भी होगा, गए भी होंगे। तो कोई अगर पर्सन बुलेवर्ड मॉल की प्रॉपर्टी परचेज करता है, समझे बात को, तो कभी भी बुलेवर्ड मॉल में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो आपको वो कभी भी आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि भाई कौन सी शॉप के मालिक आप हैं या कौन सा एरिया, कौन से स्पेस के आप मालिक हैं। बस वो बोलेंगे जनाब कि आप इस प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर हो गए। तो आसान लफ्जों में बुलेवर्ड मॉल में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह है कि वो सबके सब जो है वो को ऑनर्स हैं। मतलब जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सब को ऑनर्स के दरमियान क्या तकसीम हुई हुई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? जवाब दें। इस तरह बुलेवर्ड मॉल में जितनी भी शॉप्स अब रेंट पे जाएंगी उनका रेंट इकट्ठा होगा और वो डिवाइड हो जाएगा उन तमाम को ऑनर्स के अंदर। तो हर बंदे को अपने अपने हिस्से के हिसाब से क्या मिल जाएगा? शेयर मिल जाएगा। अपनी अपनी वेटेज के हिसाब से शेयर मिल जाएगा और वो उस पर खुद अपना टैक्स पे करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा, यहां पर एक और केस वेरीफाई होता है। असल में बुलेवर्ड मॉल ने ये प्रॉपर्टी एक कंपनी को रेंट पे दी हुई है जो उसको मैनेज करती है, और वो कंपनी उसको आगे सबलेट करती है दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स को। तो जो एंटिटी जो इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर रही है वो बतौर ऑनर तो नहीं कर रही, तो वो एंटिटी जो रेंट अर्न कर रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। और जो रेंट का शेयर आपको मिल रहा है बतौर ऑनर, वो आपके लिए क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यस और नो? जवाब दीजिए। क्या ये बात मेरी समझ में आती है आपको बेटा?
दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन ईच केस अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब अगर आप पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस के लिए तो फिर तो वो एओपी है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हैं अदर देन बिजनेस तो फिर वो एओपी नहीं है। ठीक है, फिर वो एओपी नहीं है। जी जनाब, तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? हमारी बात चल रही थी जनाब कि अगर आप पार्टनरशिप करते हैं फॉर व्हाट बिजनेस तो फिर वो एओपी में फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हैं अदर देन फॉर बिजनेस, फॉर फ्रॉम फॉर प्रॉपर्टी और फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फॉर व्हाट बाय डिस्पोजिंग ऑफ शेयर्स टू अर्न व्हाट कैपिटल गेन, तो फिर जनाब फिर क्या होगा? फिर वो जो आपकी जो को ऑनरशिप है वो एओपी में फॉर्म नहीं करेगी, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो शेयर होने के बाद आपके पास सेपरेटली क्या होगा? टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको समझ में आती हैं, उम्मीद करता हूँ ना। उसके बाद नोट लिखा हुआ है। अब ये कल वाली बात है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या बात लिखी हुई आ रही है कि को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एओपी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल इनकम। रेंटल इनकम अर्न करने के लिए जो को ओनरशिप है वो एओपी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पहले से एओपी का एसेट हो, मतलब एओपी की प्रॉपर्टी हो जो कि उसके बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हो, या उसकी एओपी की परचेज की भी प्रॉपर्टी हो, और फिर एओपी अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे प्रोवाइड करे तो फिर वो रेंट इनकम जो है वो मेंबर्स की इनकम नहीं है, बल्कि वो एओपी की इनकम है। तो एओपी उस पर बतौर एओपी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करेगी। इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बताइए बेटा, बात समझ में आती है आपको यहाँ तक? तो एक सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, आप सबसे, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? जवाब दीजिए बेटा। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ क्या आ गया? हाउएवर if an AOP already established as an AOP buys any property from its resources, then the rental income shall be taxable in the hands of AOP despite the fact that the property is registered in the name of one or more partners। हम जानते हैं कि लीगली तो AOP पर्सन नहीं है, लेकिन टैक्स में वो पर्सन है। तो कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी नाम तो किसके होगी? पार्टनर्स के नाम पर होगी, लेकिन क्योंकि खरीदी गई है किसके रिसोर्सेज से? एओपी के रिसोर्सेज से, तो वो एओपी की प्रॉपर्टी कहलाएगी। वो पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्स से खरीदी नहीं गई। तो लीगल टाइटल जो है वो पार्टनर्स के नाम पर होना एक कानूनी मजबूरी है, ये और बात है। लेकिन हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो पार्टनरशिप के रिसोर्सेज से परचेज की गई हो। तो वो प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप के रिसोर्सेज से परचेज की गई है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, वो एओपी की प्रॉपर्टी है। अगर उस प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है तो फिर वो एओपी की इनकम माना जाएगा, ना कि एओपी के मेंबर्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जनाब, इन बातों को जहन में रखिएगा लाजमी। जवाब दें। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद अब एक नई बात हमें सुनने को मिल रही है, वो क्या है? साइनिंग अमाउंट। अच्छा, ये क्या है जनाब? अच्छा, अक्सर और बेशतर ये होता है जनाब कि हमें देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर्टी है, वो लोकेशन के लिहाज से मेरे बिजनेस के लिए बड़ी बेस्ट प्रॉपर्टी है। अगर ये इस प्रॉपर्टी को मुझे रेंट पे मिल जाना यार, तो यार ये बड़ा क्या कहते हैं, कमाल हो जाएगा, मेरा बिजनेस यहाँ पे चल पड़ेगा। लोकेशन के लिहाज से बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी। एक बैंक देखता है कि उसको इस लोकेशन में उसकी कोई ब्रांच नहीं है और ये बेस्ट प्रॉपर्टी है जहां वो अपने ब्रांच ओपन कर सकते हैं इस लोकेशन में। तो अब वो कंपनीज हैं या कोई भी टेनेंट है जो किसी लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ गया है कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे दे दो, और वो लैंडलॉर्ड ये कहता है यार मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी देनी ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लैंडलॉर्ड बोले कि भाई नहीं, मुझे रेंट पे देनी नहीं है प्रॉपर्टी, क्यों आप मेरे पीछे पड़ गए हो भाई? जवाब दो, क्या ख्याल है? बताइए आप सब लोग, अपनी राय का इजहार कीजिए। ऐसा हो सकता है? तो फिर लैंडलॉर्ड को राजी करने के लिए
आप बोलेंगे देखो रेंट वगैरह तय तो होता रहेगा, ये आप रखो हमारी तरफ से साइनिंग अमाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड को रेंट एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए आप एक अमाउंट पे कर रहे हैं कि ये पैसे रखो, ये पैसे सिर्फ तुम्हें राजी करने के लिए कि तुम रेंट एग्रीमेंट पे साइन कर दो। तो जो साइनिंग अमाउंट आप दे रहे हैं उसको रेंट एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए वो रेंट के अलावा है, लेकिन उसको भी लॉ ने रेंट की डेफिनेशन में ही कवर किया गया, मतलब उसको भी आप क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही कवर करेंगे। चाय पानी की हम क्या मतलब यार, वो इलीगल काम थोड़ी कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है यार उसामा, वो किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके थोड़ी बैठा हुआ है यार। आपकी प्रॉपर्टी आप रेंट पे दें या ना दें, अब सामने वाले को बहुत जरूरत है आपकी प्रॉपर्टी की, तो रेंट तो वो मार्केट के हिसाब से दे रहा है, लेकिन वो आपको एग्री करने के लिए क्या कर रहा है, ऊपर एक अमाउंट देने के लिए तैयार है कि भाई अगर आप रेंट एग्रीमेंट साइन कर लेते हो तो हम आपको अलग से क्या करेंगे, रेंट एग्रीमेंट साइन करने में पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो साइनिंग अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, और ऑब्वियस बात है कि वो साइनिंग अमाउंट जो है वो काबिले वापसी भी नहीं होगा ना, मतलब वो तो आपका हो गया, आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया, पैसे आपको मिल गए। तो signing amount from the tenant is taxable under the head income from property. Signing amount is the amount paid by the tenant to the owner to enter in the tenancy agreement, which is not refundable nor it can be termed as deposit. ना ये कोई डिपॉजिट है ना ये काबिल वापसी है, बस ये लैंडलॉर्ड को एग्री करवाना था कि भाई वो रेंट एग्रीमेंट साइन कर ले और ये प्रॉपर्टी हमें रेंट पे दे दे। तो इस तरह अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है या रेंट है उसमें क्या कुछ कवर हुआ। नंबर 1, चार्जेबल रेंट कंसिस्ट ऑफ रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, अगर आपको याद हो। नंबर 2, फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये जो फोरफिटेड डिपॉजिट है लैंड और बिल्डिंग दोनों के लिए, और जो आपने अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का 10% लेना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। और चौथी चीज क्या पढ़ी आपने, साइनिंग अमाउंट। अब एक पांचवी चीज भी है जिससे डेफिनेट एग्जाम में मतलब अगर एग्जाम में सवाल आता है कि चार्जेबल रेंट में क्या कुछ शामिल होता है और वो सवाल 5 नंबर का है और आप ये 4 पॉइंट लिख कर आते हैं तो आपका 1 नंबर मिस हो गया। अब आपको चाहिए कि आप उस 1 नंबर को भी मिस ना करें बराए मेहरबानी। वो पॉइंट आपको प्रूडेंस के जरिए लेकर आना है, प्रूडेंस मतलब अपनी अकल के जरिए लेकर आना है कि हाँ भाई कोई पांचवी चीज भी आ सकती है और एग्जामिनर वो आपसे पांचवी चीज सुनना चाह रहा है, उसके उसने मार्क्स छुपा के रखे हुए जो आपको नहीं पता। वो पांचवी चीज क्या है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट भी आ गया, फोरफिटेड डिपॉजिट भी आ गया, 10% ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द टेनेंट भी आ गया, साइनिंग अमाउंट भी आ गया। अब क्या बच गया, कोई जल्दी बताए ना बेटा। तो हाँ बेहतरीन बात, इसमें ई पॉइंट का इजाफा कर लें, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर पेड बाय द टेनेंट, मतलब रिसिट की डेफिनेशन वाला पॉइंट, amount applied on behalf of the landlord by tenant or any obligation of the landlord paid by the tenant, क्योंकि वो रिसिट की डेफिनेशन में शामिल है वो भी चार्जेबल रेंट बन जाएगा। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह 4 पॉइंट नहीं होंगे, 5 पॉइंट होंगे। 5वां पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो असल में लॉ में क्लियरली विजिबल नहीं है, उसको हम दूर से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं उस पॉइंट को, उसको हम ला रहे हैं जर्नल, जो हमारे जनरल रूल्स हैं या कॉमन रूल्स हैं वहां से लेकर आ रहे हैं। तो कुछ बातें हमें बढ़ा के लिखनी पड़ती हैं जिनके छुपे हुए मार्क्स होते हैं एग्जामिनेशन, और अक्सर जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के छुपे हुए मार्क्स ले नहीं पाते एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने किताब में जितना पढ़ा होता है वो उतना ही लिखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसमें वो ऐड करें वो पॉइंट्स जो पॉसिबिलिटी बनती है जिनको क्या करें एग्जाम में लिख के मार्क्स गेन कर सके। ठीक है बेटा, तो यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि पर्सन कितने, पर्सन कितने, 3। कौन, इंडिविजुअल, कौन एओपी, और कौन कंपनी। यस और नो, भाई जवाब दे। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी
एओपी की भी हो सकती है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंपनी की भी हो सकती है, ऐसा ही है। हो सकती है बेटा, जवाब दे। अच्छा, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन अर्न कर रहा हो, इंडिविजुअल एंड एओपी। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन अर्न कर रहा हो, इंडिविजुअल एंड एओपी, तो उनके लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। क्या है? उनके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, यानी उनके पास अगर कोई बाकी इनकम्स हैं वो तो नॉर्मली टैक्स होंगी इंडिविजुअल की सैलरीड या नॉन सैलरीड केस से, एओपी की बाकी इनकम टैक्स होगी नॉन सैलरीड केस से। लेकिन अगर उनके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को उनकी बाकी इनकम से अलग कर दिया जाएगा और उसके लिए सेपरेट टैक्स रेट इस्तेमाल होंगे, और वो सेपरेट टैक्स रेट ये हैं जो आपके सामने। क्या आपको विजिबल है बेटा सेपरेट टैक्स रेट्स? बताइए। यानी अगर ग्रॉस अमाउंट जो है वो कितना है, 2 लाख रुपए तक है, तो टैक्सेशन कितनी है, निल है। अगर ग्रॉस अमाउंट 2 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के दरमियान है तो कितना अमाउंट, कितना परसेंट अमाउंट टैक्स देना है आपको, 5%, जो 2 लाख से एक्सीड करता हो। फॉर्मेट वही है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे टैक्स करने के लिए आपको अलग से टैक्स रेट दिए हुए हैं। तो ये टैक्स रेट सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टैक्स करने के लिए, और ये किसके लिए है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए। कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, सवाल अब यह है कि मिसाल के तौर पर 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनर्स हैं। तो आइए जरा एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन लेके इस बात को समझते हैं ना। जॉइंट ऑनर्स वाली बात भी कवर हो जाएगी और रेट वर्कआउट करना भी हमें आ जाएगा। देखिए, अच्छा जी, अब एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग सब लोग। चार्जेबल रेंट एज जॉइंट ऑनर, रुपीज 1,900,000। ठीक है जी, ये चार्जेबल रेंट है जो 2 बंदों ने मिलकर कमाया है क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनर्स हैं। अच्छा, अब दोनों का शेयर इसमें कितना है, 50-50। और वो दो कौन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है जी, अब यहां से मैं उनकी वर्किंग शुरू करता हूं। मिस्टर ए, इसके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है जी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्ज करें इसके पास है
1,500,000, ठीक है जी। और इसके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, जो कि ज्वाइंट ऑनर के तौर पर इसको इसका हिस्सा मिल रहा है। $1,900,000 का 50% कितना बनेगा बेटा? 9,50,000 रुपए। ये आ गया इसका हिस्सा। इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी बताइए? कितनी हो जाएगी? 2,450,000। ठीक है जी। अब क्या करेगा मिस्टर ए बेटा? मिस्टर ए इस 2,450,000 पे टैक्स पे करेगा। अच्छा, अब सैलरी जो है वो उसकी नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, तो आपको करना क्या होता है, जब भी आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाए उसमें से अगर कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं। तो लेस किया आपने किसको? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होता है? इसमें नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि सेपरेट अलग किस्म के रेट अप्लाई होते हैं। यानी ये इनकम आपकी बाकी इनकम से अलहदा होकर टैक्स हो रही होती है। ठीक है, अब ये आ जाएगी आपकी इनकम टैक्सेबल अंडर नॉर्मल स्लेव्स, नॉर्मल रेट्स कितनी बेटा? 1,500,000। ठीक है ना? अच्छा, अब जाइए आप सैलरीड केस में। बताइए सैलरीड केस में टैक्स आप वर्कआउट करेंगे किस पर? 12 लाख पर। बताइए टैक्स ऑन रुपीज। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। 12 लाख रुपए। कितना बेटा? 30,000 रुपए। और टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख रुपए। एट वॉट? एट वॉट? एट वॉट बताइए बेटा? 5%। 5% या 10%? बताइए सब लोग बेटा। 10% ना? कितना बनेगा? 30,000 रुपए। टोटल कितना हुआ? 60,000 रुपए। ऐसा ही है। यहां तक तो हमने सैलरी पे टैक्स वर्कआउट कर लिया, अब हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स वर्कआउट करना है। तो जाइए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के स्लैब रेट्स देखिए अब, जो कि सेपरेट ब्लॉक इनकम वाले रेट हैं, जरा देखिए। जो इनकम 6 लाख से 6 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के दरमियान है, उस पर टैक्स रेट कितना है? 20,000 रुपए फिक्स है, और 10% देना है उस अमाउंट का जो जो 6 लाख से एक्सीड करता है। तो जरा क्या कर लीजिए, आप वर्कआउट कर लीजिए इसको भी। टैक्स ऑन रुपीज 600,000 कितना बेटा? 20,000। और जो अमाउंट एक्सीड कर रहा है, टैक्स ऑन रुपीज 350,000।
ठीक है जी। एट व्हाट परसेंट, एट व्हाट परसेंट, 10%, यहाँ भी 10% आ गया इत्तेफाक से। तो 20,000 ये हो जाएंगे, 35,000 ये हो जाएंगे, कुल मिला के कितना बन जाएगा बेटा? 55,000। टोटल अमाउंट कितना है? 60 + 55 कितना हो जाएगा? 115,000। ठीक है जी। बताइए बेटा, यहां तक कोई मसला हो तो। इसी तरह केस है किसका? मिस्टर बी का। सेम इज द केस विद मिस्टर बी। बताइए, तो अगर मिस्टर बी के पास कोई ऐसी इनकम है तो आप उस पर अलग से टैक्स दें, और मतलब जो नॉर्मल टैक्स रेट वो अप्लाई करें, और जो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना दें। और फर्ज कर लें अगर मिस्टर बी के पास, हम ये मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पास जो है वो शेयर है बतौर ज्वाइंट ओनर किसका? रेंट का, तो वो सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख रुपए पे टैक्स देगा। कितना? 55,000 रुपए। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर बी के पास कोई और इनकम नहीं है, और उस इनकम पर उसने सिर्फ और सिर्फ रेंट का जो शेयर उसने हासिल किया वो अपने शेयर पर खुद टैक्स पे करेगा 9.5 लाख तक। कुछ समझे बात को या नहीं? तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल कवर होगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। अच्छा जी, और मजीद चीजें हम देख लेते हैं इसकी। अच्छा, अब ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल आ रही है। वो एग्जाम्पल क्या आ रही है? नॉट फॉर स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? रेफर पैरा 11। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा। Refer para 11 for option available to an individual or AOP as owner where gross rent exceeds 4 million. अगर ग्रॉस रेंट 4 मिलियन से एक्सीड करता है, ठीक है, अगर ग्रॉस रेंट 4 मिलियन से एक्सीड करता है, तो फिर इस केस में बेटा क्या होगा? इस केस में आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो बाकी इनकम के साथ मिलकर टैक्स होगी। इसकी क्या मिसाल है? इसकी मिसाल आप देख लें। और जब ऐसा है तो फिर आपको कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। एक्सपेंसेस मतलब मैंने आपको कहा था ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपको शुरू के लेक्चर्स याद हो तो मैंने आपको कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या तो ग्रॉस पे टैक्स होगी या नेट पे टैक्स होगी। ये वाली बात आपको याद है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या तो ग्रॉस पे टैक्स होगी या नेट पे टैक्स होगी। ये याद है आपको? ग्रॉस और नेट वाली बात आपको याद है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या तो ग्रॉस पे टैक्स होगी या नेट पे टैक्स होगी। ये वाली बात आपको याद है? तो इंडिविजुअल और एओपी, सुनिएगा अच्छी तरह तरीके से, इंडिविजुअल और एओपी जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स देंगे बतौर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इंडिविजुअल और एओपी, बेटा सुने अच्छी तरीके से, इंडिविजुअल और एओपी जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स देंगे बतौर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो वो ग्रॉस पे टैक्स होगी। फिर आप उसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्रॉस रेंट एक्सीड करता है कितने से बेटा? 4 मिलियन से। ग्रॉस रेंट एक्सीड करता है अगर कितने से? 4 मिलियन से। तो फिर इंडिविजुअल और एओपी के लिए इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम के साथ उसी टैक्स रेट से, सैलरीड और नॉन सैलरीड वाले टैक्स रेट से क्या होगी? टैक्स होगी। फिर ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यूज नहीं होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो ग्रॉस रेंट है वो 4 मिलियन से एक्सीड करता है या एक्सीड नहीं करता। अगर ग्रॉस रेंट 4 मिलियन से एक्सीड करता है तो फिर उसको आप नॉर्मल टैक्स रेट, वही सैलरीड या नॉन सैलरीड से टैक्स करवाएं। और अगर ग्रॉस रेंट 4 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो फिर आप क्या करें? फिर आप उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना के टैक्स करवाएं। किसके लिए? इंडिविजुअल और एओपी के लिए। ठीक है जी।
लेकिन जब आप उसको नॉर्मल इनकम बना के टैक्स करेंगे तो फिर आपको एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउ हो जाएंगे। अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके सामने देखिए। एक्सपेंस क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर, यानी इनकम प्रॉपर्टी को आप टैक्स करें नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर से एट चार्जेबल रेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर एट चार्जेबल रेंट माइनस अलाउबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 15A। यानी जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल और एओपी के लिए नॉर्मल बनाएंगे, उसकी नॉर्मल टैक्स रेट से उसको टैक्स करेंगे, तो फिर आपको ये भी अलाउ है कि आप उसमें से कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सपेंस कौन से आप माइनस कर सकते हैं? जो कहां मेंशन है? सेक्शन 15A में, along with अदर नॉर्मल टैक्सेबल इनकम। बाकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम के साथ मिला के उसको टैक्स करें, यानी उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाने की जरूरत नहीं है। अलाउबल डिडक्शंस फॉर चार्जेबल रेंट आर एज फॉलोज। क्या है भाई? सबसे पहले रिपेयर्स अलाउंस 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट, मतलब जो भी आपका चार्जेबल रेंट बनेगा उसका 1/5 आप निकालेंगे और आप रिपेयर अलाउंस क्लेम करेंगे, भले आपका रिपेयर एक्सपेंस एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। मतलब दिस अलाउंस is irrespective of actual expense of on repairs of building। मतलब भले क्वेश्चन में आपको एक्चुअल रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ हो या ना दिया हो, फिर भी आप क्या करेंगे? ग्रॉस रेंट का 1/5 निकाल लेंगे और उसको क्लेम कर लेंगे बतौर चार्जेबल रेंट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस बात का आइडिया होगा। अगर आपने बिल्डिंग का कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक टैक्सेस आपने पे किए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे किया, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं एट एक्सपेंस के तौर पर। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है यहाँ पर, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए, खरीदने के लिए लोन लिया था, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाने या खरीदने के लिए क्या लिया था? लोन लिया था, और उस लोन पे आप क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया, तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अगेंस्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए अलाउंस भी है और ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस भी है, इस बात को मद्देनजर रखना है। तो वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जब ये इंटरेस्ट आपके लिए अलाउंस होगा, और वो कौन सी सिचुएशन होगी यही इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इस बात को गौर फिक्र करना, इस बात पर आप सब गौर फिक्र कीजिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा बेटा। उसके बाद अगर आपने वही इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू लोन लिया था, तो फिर आप जो प्रॉपर्टी का रेंट का शेयर पे कर रहे हैं किसको? इस्लामिक बैंक को, और उसका शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ हाउस पे कर रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्ट की जगह पर है, उसको भी आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई केस फाइल होता है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल को डिफेंड करते हैं, तो वो लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट फाइल हुआ था उसके अगेंस्ट आपको बेयर करने पड़ रहे हैं, वो भी आपका एक्सपेंस है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके अलावा कोई और एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस जो आपके चार्जेबल रेंट के 6% से एक्सीड ना करता, मतलब हर वो एक्सपेंस जो इस रेंटल इनकम को जनरेट करने के लिए होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर किया गया है, लेकिन वो ज्यादा में ज्यादा आपके चार्जेबल रेंट के 6% के बराबर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक्चुअल एक्सपेंस चार्जेबल रेंट के 6% से ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा में ज्यादा चार्जेबल रेंट का 6% अलाउ किया जाएगा कि आप उसको क्लेम करें। उससे अबव जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको डिस अलाउ कर दिए जाएंगे। ये तमाम बातें आप जानते हैं, तमाम बातें आपको पता हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने एक चीज पढ़ दी है, ऑब्वियसली इसको प्रैक्टिकली भी वर्कआउट करके देखना है हमने, तो उसको हम वर्कआउट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, तो इंशाल्लाह फिर हम इसके अगली क्लास में आपसे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पे बात करते हैं।
तो आज तक इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी हमारा सारा डिस्कशन होगा कब, अगली क्लास के अंदर। ओके बेटा, इसको स्टॉप करेंगे। अल्लाह हाफिज।